कि केवल एक चीज है जो आपकी खराब किस्मत पर काबू कर सकती है, कि केवल एक चीज है जो आपकी खराब किस्मत पर काबू कर सकती है, वो है कड़ी मेहनत, वो है कड़ी मेहनत। तो हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सत्यम प्रिपरेशन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे और क्लास भरपूर कर रहे होंगे, 2022 परीक्षा की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया था, 1980 से लेकर 2021 तक का जो सफर, 1980 से लेकर 2021 तक का क्वेश्चन बैंक पूरा प्रीवियस ईयर्स का हम लोग को पढ़ना है और उसकी तैयारी चल रही है, बहुत जल्द खत्म होने वाली है। तो उसका क्लास आप लोगों को जल्द मिलने वाला है। फ्री पीडीएफ भी कहां से मिलेगा उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो चलिए इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, क्लास को भरपूर देखिएगा। और चलिए यहां से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वह है जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया संपूर्ण क्रांति। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि यह संपूर्ण क्रांति जो कि चैप्टर 3 है क्लास 12 का, और आप यहाँ पे जो देख रहे हो क्या है, जयप्रकाश नारायण जो कि संपूर्ण क्रांति के लेखक है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1922 क्या है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में जो कि जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। और उसके बाद है निधन जो है उनका 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में उनका निधन हुआ था। जन्म स्थान जो है सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला था। ठीक है, तो अगला जो है उनका पुकारा नाम, जो पुराना नाम था वो था बचपन का नाम, बचपन में बाउल के नाम से उनको जाना जाता था। ठीक है, बचपन में जो कि हमारे जयप्रकाश नारायण को बाउल के नाम से जाना जाता था। उनके माता पिता का जो नाम है वह है फूलरानी एवं हर्षुदयाल, पत्नी का नाम है प्रभावती। और शिक्षा जो है आरंभिक शिक्षा पर घर पर ही शुरू किए थे उन्होंने। और बाकी बात जो भी है आपको यहाँ पर उन सभी के बारे में बताई जाएगी, कैसे उन्होंने राजनीति में कदम रखे और क्या क्या है, पूरा चरित्र वर्णन इनके बारे में किया जाएगा। बस 2 ही पेज का है, इसको हम लास्ट में कर देंगे या फिर इस पर पूरा एक वीडियो बना देंगे। उससे पहले आप यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए जो संपूर्ण क्रांति चैप्टर है, इसको हम लोग को आज करना है। और यह फुल क्लास करना है, थोड़ी सी क्लास लंबी होगी, लेकिन आप लोग बेचैन मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। बस शांतिपूर्वक एक बोतल में पानी रख लीजिए, एक बोतल पानी रख लीजिए। और आपके पास बुक है तो बुक खोल लीजिए, नहीं भी बुक है तो भी कोई बात नहीं। मैं इसीलिए फेस टू फेस नहीं आकर आपको हम ऐसे क्लास दे रहे हैं कि आप लोग बने रहे और क्लास को इंजॉय पूर्वक करते हैं। तो चलिए यहाँ से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अभी तक मेरा क्लास को शेयर नहीं किए तो प्लीज आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, जैसा कि यह जो चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, जिसके राइटर है जयप्रकाश नारायण, ठीक है, और उनके बाद में उनकी जो संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। बिहार प्रदेश छात्र संघ क्या है, बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के संख्या नागरिक भाइयों और बहनों, अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था। क्या था? अनुरोध तो वास्तव में रेणु जी का था। सुनाना तो वह चाहते थे, मुझे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं। सुनाना तो वह चाहते थे, लेकिन मुझसे पूछा गया कि सुना दे या नहीं। मैं स्वीकार किया, लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृतियों को जागृत कर दिया है। जो वह कविता था उसमें हाल की बहुत सी स्मृतियां को, दुखद स्मृति हो या फिर हैप्पीनेस स्मृति हो, सबको जागरूक कर दिया है। और इससे हृदय भर उठा है, इससे जो हृदय उनका भर उठा है, आंखों में आंसू, जैसे कि अगर आप कुछ भावना वाली एकदम भावुक चीज सुनते हो तो क्या होता है, आप एकदम भावुक हो जाते हो कि नहीं। अगर कोई चीज दर्दनाक जो कहानी है उसको सुनते हो जो कि गलत हुआ है किसी के साथ, तो आप भावुक हो जाते हो। तो बिल्कुल जयप्रकाश नारायण भी भावुक हो जा रहे हैं। और आपको शायद मालूम न होगा कि जब मैं बेंगलोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में दो दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर, क्या है वहां का जो नाम होता है ना, मद्रास टाइप तरफ का, अय्यर टाइप का होता है, ठीक है। तो उनके जो मित्र थे जयप्रकाश नारायण का, वो क्या थे, ईश्वर अय्यर, ठीक है, ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। वहां दिनकर जी गंगाबू मिलने आए थे। वहां पर जो दिनकर जी है वे मिलने आए थे, बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे। और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल की ही अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि अपने जो आंदोलन शुरू किया है, मतलब कि जो जो मिले जब उनसे तो कुछ कविताएं सुनाई और उनसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, कितनी कितनी जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उस उन सबकी पूर्ति आपने आपके इस आंदोलन में, इस नए आवाहन में देश के तरुणों का
आपने जो किया है, मैं देखता हूं तालियां हरगिज न बजाई, मेरी बात चुपचाप सुनिए। जो उनका कहना है, उनका कहना यह है कि जो भी वो कहते हैं, जो भी आंदोलन वो कर रहे हैं, उस पर क्या करे, कोई सब ध्यानपूर्वक सुने, ना कि उस पर तालियां बजाए वाहवाही करे। ऐसा कहना नहीं है। किनका कहना नहीं है? जयप्रकाश नारायण का कहना नहीं है कि ये सब ऐसा नहीं करे, बस चुपचाप सुनिए और उसका पालन कीजिए। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। क्या अगला जो प्रश्न नहीं है, मतलब कि अगला जो टॉपिक है उसको देखते हैं। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे करूंगा वो विचार हुंकारों से भरे होंगे। अब कुछ मेरे मुंह से कुछ भी हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपको करूंगा, आपसे करूंगा जो ही विचार, वे विचार हुंकारों से कम नहीं होंगे, हुंकारों से भरे होंगे। क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। जो भी विचार है क्रांतिकारी विचार है और उन पर अमल करना, उस पर काम करना इतनी आसान नहीं होगी। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठिया का सम्मान करना होगा, जेलों को भरना होगा और जमीनों की कुर्कियां होगी। यह सब होगा, यह क्रांति है मित्रों। और संपूर्ण क्रांति जो कि चैप्टर है, यह कोई विद्वान सभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं, वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है। दूर जाना है, दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। क्या है? दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है, उस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी है। किसके लिए? किसके लिए जाना है? जिसके लिए देश के हजारों जो सेनाओं ने, हजारों लाखों देश के वासियों ने कुर्बानी दी है हमारे इस देश की आजादी के लिए, उनके लिए। आगे है आपका, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी, सभी लोग की निशाएं बने, दिशाएं बने। यहाँ पे निशाएं लिखा है लेकिन दिशाएं बने। जो भी देश की क्रांतिकारी, उन सभी की दिशाएं बने या तो फांसी पर लटकाए गए। जिस स्वराज्य के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही, लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद, जब उनका आजाद हुआ तो उसके बाद 27-28 वर्ष के बाद जो स्वराज्य है उनमें जनता कहर रही है। भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकलता है। और बगैर रिश्वत दिए, अभी भी रिश्वत चलती है, बगैर रिश्वत दिए सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है। उसमें जहां भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है। हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। जीवन का नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है गुलामी की शिक्षा। क्या दी जाती है? शिक्षा दी जाती है। किसकी शिक्षा? गुलामी की शिक्षा। आगे है, शिक्षा पाकर दर दर ठोकरे खाना, नौकरी के लिए नौकरियां मिलती नहीं, नौकरी के लिए दर दर ठोकरी खा रहे हैं लेकिन नौकरी जो है वह मिलती ही नहीं। दिन भर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अभी भी बढ़ रही है। गरीबी को बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीब हटाओ के नारे जरूर लगते हैं लेकिन गरीबी बढ़ती ही है। पिछले वर्षों में तो मित्रों गरीबी जो है, गरीब हटाओ का नारा बढ़ता है, चलता है, लेकिन क्या है, गरीबी रुकती नहीं, गरीबी तो बढ़ती जाती है। तो मित्रों आज की स्थिति यह है कि, और इस स्थिति में वहां दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्दों में सुनाए। बड़े हृदयग्राही थे। क्या थे? बड़े हृदय थे। और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, इंडिया एक्सप्रेस के मालिक, जो रामनाथ जी गोयनका थे, वो इंडिया एक्सप्रेस के मालिक थे। किस चीज के मालिक थे? इंडिया एक्सप्रेस के मालिक थे। के घर पर वह मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया।
गोयनका जी ने 3 मिनट में बिलिंगडन नर्सिंग होम, शायद उसे कहते हैं, सारा इंतजाम था। वहां पर पटना के अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार न हो पाता। अभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फीट, जो उनका हार्ट बीट है, से क्या है यहाँ पे, हाँ, हार्ट बीट से जिंदा नहीं हो पाए। उसी रात उनका निधन हो गया। किस रात हो गया? उन जब अपने दोस्त के घर पे मेहमान बन के गए थे, उनको हार्ट अटैक आया, 3 मिनट में उनके अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनका हार्ट बीट जो था वह जिंदा नहीं था, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। ऐसी ही चोट लगी उसकी यह कविता सुन के उसका वह सुंदर स्वभाव है, जो सीला चेहरा याद आ गया। आज लगता है हमारे दो मित्रों की कितनी कमी है। आज लगता है हमारे दो मित्रों की कितनी कमी है। आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज की इस सभा का जो वर्णन वह देते एक एक शब्द में, अगर होते आज दिनकर जी जो कविता लिखते नए भारत के नवनिर्माण के लिए, जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है, शुरू प्रारंभ हो गया है। वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती है। लेकिन आज दोनों ही नहीं है, न दिनकर जी है न बेनीपुरी है। कौन है? ना आज दो जो कविता के मास, ना तो दिनकर जी है ना तो बेनीपुरी जी है। तो मित्रों, ये स्मृतियां जगी है और इसका भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूं, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ गई है और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है। तरुणों से, छात्रों से खराब कहता रहा हूं। इस जब पहला हमने आह्वान किया था, थूक और डेमोक्रेसी क्या था, यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र में युवकों का क्यों रोल है, क्या रोल है, यह हमारे जो बताया था, हमें जो बताया था उसमें लिखा था। और उसके बाद बराबर कहता रहा हूं, संचालन स्मृति में बहस करता रहा हूं। हमें बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह ले लीजिए। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं। देश का भविष्य आपके हाथों में है। उत्साह है आपके अंदर, भक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर। आप नेता बनिए, जो कि जयप्रकाश नारायण का कहना था, जो लोग नए हैं, जवान है, वो लोग नेता बनिए, क्योंकि उनके दिल में जोश और जुनून है, उत्साह है, तो बनिए। मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा, जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। किसने कहा था कि जयप्रकाश जी आपको मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा? तो छात्रों ने कहा था। किसने कहा था? छात्रों ने कहा था। मैं टालता रहा, लेकिन अंत में बेंगलोर जाते समय मैंने उसके आग्रह को स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया अपनी योग्यता का और नम्रतापूर्वक यह स्वीकार किया। परंतु छात्रों से भी, आप सबसे भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता न बनना है। मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डायरेक्ट करे पीछे से कि क्या करना है। जयप्रकाश नारायण, तुम्हें तो इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूंगा। मैं सबकी सलाह लूंगी, तालियां नहीं, बात सुनिए। क्या कह रहे वह? तालियां नहीं, बात सुनिए, समझिए। बात सुनिए। छात्रों की बात जितना भी ज्यादा हो, जितना भी समय मेरे पास होगा, उससे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात मैं स्वीकार करूंगा, आपकी बात स्वीकार करूंगा। जन संघर्ष स्मृतियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। इस फैसले को
इनको मानना होगा और आपको मानना होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफलतापूर्वक हो सकती है। और नहीं तो आपका आपस के झगड़ों में, बहसों में पता नहीं कि हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। तो क्या कहना भी सही था कि जो भी नेतृत्व होगा आप सभी से राय लेकर उसका निर्णय मैं करूंगा, नहीं तो पता नहीं कि आप सभी अपने झगड़ों में, अपने गुस्सा में, जो भी हो, अपने लड़ाई करते करते बिखर जाओगे, टूट जाओगे। तो यह तो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूं। 2021 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी था। पटना कॉलेज में क्या चीज के विद्यार्थी थे? आईएससी के विद्यार्थी थे, इंटरमीडिएट साइंस कोर्स के विद्यार्थी थे। हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे उस समय के विद्यार्थियों में, और हम सबसे एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन 1.5 वर्ष बाद यूं ही मेरा जीवन बीता। चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र या जो कहिए मथुरा बाबू, उनके जमाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे, उनके पास भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उसकी लेबोरेटरी में, उसकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उसके कुछ सीखो। महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा गया भाव, किसके लिए? मदन मोहन मालवीय के लिए पूजा गया भाव, क्या गया? एक मिनट, हाँ, पूजा गया भाव। परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिले होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपए, सरकारी एड मदन विश्वविद्यालय को मिलती थी, स्वतंत्र नहीं था, वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापति मैंने परीक्षा दी आईएससी की, पास तो करना ही था, पास कर गया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था, मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने और अमेरिका के बारे में। कोई धनी घर का नहीं हूँ, थोड़ी सी खेती और पिताजी नहर विभाग में जिलादार, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए, नॉन गजेटेड अफसर थे। उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजे। तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे। आंदोलन तो यहाँ पे क्या है, उनकी क्या थी? अमेरिका में एक नियम है जो कि लड़के मजदूरी करके भी स्टडी कर सकते हैं, और जो थे जयप्रकाश नारायण, उनकी इच्छा थी कि हम भी आगे पढ़े। मुझे आंदोलन तो गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था, उतर चुका है। इस बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं, इसलिए अमेरिका गया। कुछ लोग हैं जो हमारे, पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं, मुझे आज वर्षों के गालियां दे रहे थे। कितनी गालियां मुझे दी गई। चूंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा, इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हूं। क्या जब ओम प्रकाश नारायण अमेरिका में पढ़े तो उनको अमेरिका का दलाल भी कहा गया था। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। निक्सन के दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। ये नारे लगाए गए। क्या नारे लगाए गए? निक्सन के दे दो हार, जयप्रकाश की हो गई हार। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। इस नारे को आप सभी याद रखिएगा। मित्रों, अमेरिका में बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहां जानवर मारे जाते हैं, उन कारखानों में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक
एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं। एक घंटा एक घंटा रेस्टोरेंट में, होटल में या बर्तन धोया या फिर वेटर का काम किया तो शाम को रात का खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया। किराया कहाँ से कमाए, मकान का कहाँ से चुकाए, मकान का आया। उसके बाद उनका जो स्थिति था, जो वो अमेरिका में गए थे, तो वे एक टाइम कभी होटल में खाना खाकर कहीं कुछ कर कर वे सब कुछ निभा लेते थे, लेकिन दिन का किराया, दिन का खाना। उसके बाद है बराबर 2-3 लड़के के तीनों कितने वर्षों तक दो चारपाई नहीं थी कमरे में, एक चारपाई पर मैंने और कई अमेरिकन लड़का रहता था, एक चारपाई पर कई अमेरिकन लड़का रहता था। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी। इस गरीबी में मैं पढ़ा हूँ। देखिए, पढ़ने वालों के लिए क्या गरीबी क्या अमीरी कुछ नहीं, कोई भी पढ़ सकता है, गरीब भी पढ़ सकता है, अमीर भी पढ़ सकता है, ठीक है ना। पढ़ाई तो करनी ही है, करनी है तो करनी है। चलिए आगे देखते हैं। इतवार के दिन, जब भी रविवार आता था, इतवार के दिन कुछ ओवर टाइम में यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम, शू शाइन पार्लर में उससे ले करके कमोड साफ करने का काम होटल में करता था। वह जब BA पास किया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने के बाद स्टूडेंट हो गया तो डिपार्टमेंट का ट्यूटोरियल होता है, ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा तो कुछ आराम से रह। इस बीच में इन लोगों से पूछे, अमेरिका मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानकर मुझे गालियां देते हैं। इन लोगों से पूछे तो मेरा इतिहास ये सब जानते हैं और जानकर मुझे क्या देते हैं, तो जानकर मुझे गालियां देते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला पेज। अमेरिका में विस्कॉन्सिन में, मैडिसन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। वह लेनिन का जमाना था, वह ट्रांस्किल का जमाना था। 1924 में लेनिन मरे थे। लेनिन कब मरे थे? तो लेनिन 1924 ईस्वी में मरे थे और 1924 में मैं मार्क्सवादी बना था। कब बना था? 1924 ईस्वी में लेनिन मरे और 1924 ईस्वी में ही उन्होंने मार्क्सवादी का ओहदा लिया था। और दावे के साथ कह सकता हूं कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम लोगों ने पढ़ डाले थे। रात रात को रोज एक रशियन टेरल था, दर्जी था, उसके यहाँ हमारे क्लास लगाते थे। और वहां से जब भारत लौट गया तो कम्युनिस्ट बनकर लौटा था। लेकिन मैं कांग्रेस के दाखिल हुआ। कब हुआ? उन्होंने कांग्रेस में दाखिल हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में क्योंकि नहीं दाखिल हुआ। मैंने जो लेनिन से सीखा था वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है वहां के जो कम्युनिस्ट है उनको हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, ठीक है, अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यदि उस लड़ाई का नेतृत्व, जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुजुर्गा क्लास कहते हैं, उस क्लास के हाथ में, जो पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। पहली बात जो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए वह इस सरकार के बारे में है। आज से 3 दिन हुए गफूर साहब मिले गए थे, बहुत प्रेम से मिले। उसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, बहुत प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्रियों के से लेकर के दक्षिणी जी नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते थे। क्या करते थे? सब लोग उन्हें डेमोक्रेसी का सबक सिखाते थे। और उसके बाद है, इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र का शिक्षा दे, लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। और इसकी हसरत देखिए, शांति प्रदर्शन, शांति
जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्य वर्ग के लोग आ रहे हैं, कहीं पैदल आ रहे हैं, कुछ बस से आ रहे हैं, कहीं रेल से आ रहे हैं, कोई ट्रक भरे पर करके डीजल अपना खरीद करके ले करके आ रहे हैं। जहां तहां रोक है, इनको लड़कों को पीटा है, गिरफ्तार किया है, अनायास कोई कारण नहीं है। और यहाँ हमसे आकर के सब मीठी मीठी बात करते हैं। इन्होंने जिद की कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा। क्या कि उन्होंने जिद की कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा। इसमें यह खतरा है, वह खतरा है, मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो और शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं। आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है। बीच में यह डाइवर्सन हो गया, रास्ता ही भटक जाए, हम लोग यह नहीं चाहते। चलिए, तो आप कहते हैं कि वही मान लेते हूँ। तो ये बिगड़े ही होंगे छात्र लोग, उधर से जाना था, अब इधर से क्यों जाए, क्यों आए। ठीक है, अब उधर से जाना था, इधर से क्यों जाए, क्यों आए। और आगे जो है यहाँ पे, हालांकि वे उन लड़कों को ले आए और एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारी छात्र संघ समिति के वहां जेल में है, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि अंग्रेजी सरकार के जमाने में भी इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ हो। लोग रेलों से उतर दिए गए, बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास, वेटिंग लोग थे, उनको उतार दिए गए। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट अपने अखबारों में पढ़ी होगी। सारे डिवीजन में क्या क्या नहीं हुआ, शर्म नहीं आती इन लोगों को। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र तो डेमोक्रेसी में जनता तो अधिकार नहीं है। इस जहां भी चाहे शांतिपूर्वक सभा करे अपनी, कहाँ करे, शांतिपूर्वक सभा करे अपनी, जहां भी चाहे शांतिपूर्वक सभा करे। वे राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाए, असेंबली के सामने जाए, उनको पूरा अधिकार है, हिंसा करे। कोई तो दूसरी बात है। हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े उच्च अधिकारी ने कहा, नाम लेना, क्या लेना, बड़े उच्च अधिकारी ने कहा। और आगे है जो, यहाँ ठीक नहीं होगा कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। क्या होता, जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गया होता। या किसके मुंह से सुना गया है, तो दीक्षित जी के मुंह से सुना गया। किसके मुंह से, दीक्षित जी के मुंह से सुना गया है। जब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों होता है। तो उसके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है। क्यों लोगों को रोकते हैं, आप जनता से घबराते हैं, आप जनता के आप प्रतीक्षण है किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं। आपकी हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक ले। उसकी राजधानी आपकी राजधानी है। यह पुलिस सवालों का देश है, यह जनता का देश है। ये डूब जाना चाहिए। इन लोगों को ऐसी नीचता का व्यवहार, बहुत कठोर शब्द में प्रयोग कर रहा हूं मैं, कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वह मेरा भी दुश्मन है। क्या है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वह किसका दुश्मन है, जयप्रकाश नारायण का दुश्मन है, अर्थात उनका भी दुश्मन है। जो मेरा जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, यह डेमोक्रेसी है। इसे बदलना चाहती है जनता। जयप्रकाश नारायण छात्र युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा, छात्र रहेगा। इसमें
कोई संदेह नहीं है हमको। मित्रों, एक बात तो यह कहनी थी, मैं जानता हूं कि डॉक्टर 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 रहमान यहाँ बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। मैं भी समझता हूँ। अब जरा अपने को बांध के बोलूंगा, अब जरा अपने को बांध के बोलूंगा। और आगे है, आगे क्या है, अभी हाल में मैं बेंगलोर में था तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमा शंकर जो दीक्षित पटना आए, क्या थे, उमा शंकर दीक्षित जो पटना आए, उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न उठाए गए। मेरे उनका बहुत उनका बहुत पुराना संबंध है। 32 से 33 का आंदोलन जो चला था उसमें वह क्या थे, जो 32 से 33 का आंदोलन चला था उसमें वह क्या थे, अंडरग्राउंड बंबई में वह रहते ही थे, अंडरग्राउंड नेता थे। और सदानंद जी ने जो फ्री प्रेस के मालिक थे, ये उनकी स्थापना की गई थी। उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। क्या कहा था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। उन समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी प्रतिष्ठा मित्रन हुई और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वह ठोस होती है, चाहे वह कहीं रहे ठोस रहती है। उसमें के बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। क्या हुए हैं? हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। उसके बाद है, कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी ने कुछ मेल मिलाव हो। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। दो बार दिया गया, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वह इंदिरा जी हो या कोई हो, इंदिरा जी हो या फिर कोई भी हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, नीति गलत होंगी, जो सिद्धांत प्रतिशासन गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा अपनी अकल से के मुताबिक। हम लोग इसकी तरह जवान थे उस जमाने में, लेकिन यह जुर्जत होती थी जी हम लोगों की कि बापू के सामने हम कहते थे कि नहीं मानते। बापू में इतनी महानता थी, इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे। समझाते तो उनकी भी आलोचना की मैंने। उस जमाने में तो मैंने घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी। किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1954 में मैं नवोदय में आ गया। बिहार में जवाहरलाल जी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता ही था। उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर। क्या था? उनका बहुत बड़ा स्नेह था। किनके ऊपर? जयप्रकाश नारायण के ऊपर। पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे बहुत, मैं उसका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उसकी कटु आलोचना करता था, उसमें भी पकड़ था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूं कि वह बहुत सख्त भाषण था। मैंने प्रयोग किया, सख्त भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था। उस पर वह बहुत नाराज हुए। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया, मैंने उनकी भी आलोचना की। उनको तार भी दिया कि यह बहुत गलत काम अपने आपने किया। इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपकी दिक्कत होगी। थोड़े ही दिनों में 8 महीने में वह चल बसे। देश का दुर्भाग्य है जो कि वह 18 महीने में ही चल बसे थे। इंदिरा गांधी जी ने जो मेरे मतभेद में जवाहरलाल जी के साथ
जो मतभेद थे उनसे कहीं ज्यादा गंभीर और सीरियस है। जवाहरलाल जी ने राष्ट्रीय नीतियों के संबंध में, राष्ट्र के संबंध में अधिक उसके हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था, और मैं कोई गर्व नहीं करता हूं। मैंने उस समय जो आलोचना की, हंगरी के मामले में जो कुछ कहा, जवाहरलाल जी के बाद मानना पड़ा। तिब्बत के बारे में मेरी बात तो यही मानी थी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उसको धोखा दिया तो उस धोखे के कारण उसके हृदय को ऐसी चोट लगी थी, 2 बरस में चल गए, संभाल नहीं सके ऐसे घाव लगा। जब चीन ने आक्रमण कर दिया, वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इसकी भी गलती है तो राष्ट्र नीतियों के संबंध में मैं भेदभाव था, उसने अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था उत्तम मत भेदभाव। उत्तम देश में क्या नहीं था? उत्तम मत भेदभाव नहीं था। आगे जो है, अब एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज्यादा कश्यपस राजनीतिक है, वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा, करोड़ों रुपए वह चुनाव पर खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया बैलेंस मटेरियल लोगों से आप इठे मतलब कि लेंगे, लूटेंगे, करेंगे, और करोड़ों करोड़ों रुपए जिस पर कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। करोड़ों रुपए खर्चा आपने इलेक्शन में करेंगे और जिस पर कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। जैसा कि आप अभी देखते हैं, पंचायत चुनाव आने वाली है, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं लेकिन इसका कोई हिसाब नहीं है। आज से नहीं, बरसों से मैं पुकारा हूं कि भाई इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं आप कि गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब की पार्टी है वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके, सुनता है कोई? बिल्कुल। आगे है, प्रेस रिपोर्टर से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दलविहीनी लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। दलविहीनी लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में मैं करता रहा हूं, और ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधि स्थापित हो सके इसका प्रत्यय भी करता रहा हूं। परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दलविहीनी लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है। कतई नहीं किया मतलब कभी नहीं किया है। फिर भी मेरे पुराने विचारों को लेकर जनता में, विशेष बुद्धिजीवों में काफी भ्रष्ट फैलाया गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट पार्टियों के भ्रष्ट प्रकार की सफाई के लिए इतनी भी करूंगा कि दलविहीनी लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्य में से है। क्या मूल उद्देश्य में से है? यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवादी के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटल सोसाइटी कायम होगी। वह समाज आवश्यक लोकतंत्र होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा, और वह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीनी होगा। जब स्टेशन सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनता जाता है तो वह शायद ही दलयुक्त होता है। आचार्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांतों का विस्तार हो गया है। जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी भी, न छात्रों की, न विद्यमान राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है कि इसमें से दलविहीनी लोकतंत्र पैदा होगा। विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे, वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। क्या होंगे? वर्तमान हो या फिर चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे।
चलिए अगला प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। विधानसभा के विघटन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्विवेचन होगा। इसलिए प्रश्न उठता है कि जैसा कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा भी है कि उस हालत में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है कि इसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया है, पर उसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने की है और इसलिए बार बार मुझे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प अब चूंकि नए ढंग का है, जो घेरे पीरे राजनीतिक चिंतन से भिन्न है, इसलिए वह लोगों की समझ में नहीं आता। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो क्या होगा? तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी। यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। यह जो कहना था इनका सोच था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे लोग कहेंगे कि जनता और छात्रों का दुरुपयोग कर रहा है सत्ता के लिए, वो भी सत्ता के लालच में। लेकिन जब मैं कोई नई बात करता हूं तो उसको समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती है। तो क्या मेरा कहना संक्षेप में यह है कि आज मैं परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदान को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ है, स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं के हाथ होता है और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि पर उनका कोई अंकुश नहीं होता है। मैं इस दोनों कमिटियों को दूर से करने का प्रयत्न करता हूं। चलिए आगे है। अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसलिए बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, विकसित देशों को लोकतंत्र समाज में जो प्रतिभाशाली, शक्तिशाली या परस्पर एक दूसरे को प्रभावशाली करने वाली शक्तियां होती है, जनमत जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधित्व पर नियंत्रण करता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस पत्रिकाओं के रोल होते हैं, दीक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असल होता है, इस सारे ट्रांजैक्शन का यानी जनता और शासन के बीच संरचना का यहाँ चिंता अभाव है। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। इसी पूरी आंतरिक संरचना का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता, परंतु इसके अभाव में आम जनता या मतदाता मतदान के सिवा कोई भी पार्ट का अदा नहीं कर सकता है। क्या है? कोई भी आम जनता मतदान के अलावा किसी भी चीज का दावा करता है? नहीं करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधान संकुल का स्वच्छ हो जाते हैं और जनता का किसी प्रकार का अंकुश उस पर नहीं रह जाता है, सिवाय इस भय के कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे, परंतु यह भय भी रुपया, जाति बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण निर्मल हो जाता है। अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, वह आगे कहाँ तक पढ़ना, यहीं तक खत्म होने वाली है, बहुत छोटी सी है, वह आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहता हूं कि आज मैं संगठित जनता है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपने परिस्थितियों के आचरण पर यथासंभव अंकुर रख सके। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव है। एक तो यह है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो, हमारी छात्र संघ तथा जन संघर्ष स्मृतियां मिल सके, आम राय में अपना उम्मीदवार खड़ा करे अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाए
उनमें से किसी को मान्य करे। यदि इस स्मृति के बीच आम तय नहीं होती है तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आप में फुट हुए बगैर ऐसे स्मृतियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेंगी। यह बिल्कुल सही है, हम सभी अपना उम्मीदवार स्वयं खड़ा करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा हम सभी के लिए। और या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्य दे सकेंगे। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष स्मृति उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार अनुभाव क्षेत्र से जीतेगा उसके भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेंगी। और अगर उस छात्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ रहा है तो उसको इस्तीफा देने को बाध्य करेगी। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों पर ऊपर होगा और आप किसी भी इच्छापूर्व आज किसी भी निसंकोच और स्वच्छ नहीं रह पाएंगे। आगे जो है आपका क्या है, इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष स्मृतियां छात्रों की या जनता की बन गई है या बन रही है, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और राजनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। और इस प्रकार के इस स्मृति के लिए बाहर का एक महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वे पुलिस के हो या फिर अन्य किसी प्रकार के जो घूसखोरी चलाती है, उसके खिलाफ तो संघर्ष होनी ही चाहिए। साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तें जो भी किए हैं, उन सभी पर विरोध या स्मृतियां करेंगे। बिल्कुल उनका सोच बहुत सही था, मुझे तो बहुत सही लगा। और आगे है, उसे दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेंगे। गांव तरह तरह के अन्याय होते हैं। मेरी कल्पना है कि ये स्मृतियां उन अन्यायों को भी रोकेंगी। इस प्रकार से जनता की या छात्रों की ये निर्देशित संघर्ष स्मृतियां अस्थायी रूप से काम करेंगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नौकरी, नैतिक क्रांति के लिए आवश्यक पूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा। क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा। चलिए इससे जुड़ी कुछ प्रश्न है उसको देख लेते हैं। क्या है प्रश्न आपका? आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण ने क्या विचार दिए? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर करना चाहेंगे? इस तरह का कुछ प्रश्न है आपको, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। शब्दार्थ भी दिया गया है। चलिए कुछ यहाँ पे आपको, मुझे बहुत प्यास लग रही है, चलिए कोई बात नहीं है, इसको देख लेते हैं। देखिए जैसा कि जयप्रकाश नारायण है जो कि संपूर्ण क्रांति चैप्टर के लेखक, जो आप यहाँ पे फिगर देख रहे हो, यही जयप्रकाश नारायण का फिगर है। ठीक है, यही जयप्रकाश नारायण है। अगर ये नहीं होते तो हमारा बिहार क्या होता? जल जाता। या किसका कहना है? दीक्षित जी का कहना है। थोड़ी सी पानी पी लिए है। और इनका जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। मतलब कि इन्होंने 77 साल तक जिए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनका जन्म स्थान सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश में बिहार के सारण जिले में बसा हुआ था। पूरा नाम बाउल था। बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध, अपनी नक्षमताओं के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध थे। लोकनायक इनको कहा जाता था, जयप्रकाश को और जन नायक कर्पूरी ठाकुर को। माता पिता फूल रानी एवं हर्षुदयाल था। उसके बाद पत्नी का नाम प्रभावती था। शिक्षा उन्होंने आरंभ शिक्षा पर कुछ किए हुए थे। उसके बाद राजनीतिक जीवन, उसके बाद कृतियाँ समान थी। इस पर हम एक फुल वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर देंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा है। जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके चिन्हों को उस पर अंकित कर लेता है। राष्ट्र कवि दिनकर जी द्वारा है। ठीक है, चलिए इतना ही पर अपने क्लास को खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर रोज आप सुबह शाम को 8 बजे जुट जाइएगा, क्योंकि 8 बजे आपको मैथ क्लास दी जाती है और 7:30 पर सुबह में हिंदी की क्लास चलती है। तो अभी के लिए बाय।